रात का समय होता है। अंजलि अपने कमरे में सो रही होती है। तभी सोते हुए उसे आवाज आती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है माँ अभी तक सिलाई की मशीन चला रही हैं। अंजलि अपने बिस्तर से उठती है और अपनी माँ लक्ष्मी के पास जाती है और उनसे कहती है। अरे माँ, आप इतनी देर रात सिलाई की मशीन चला रही हो, क्या आपको अपनी थोड़ी भी चिंता नहीं है? चलो अभी के अभी यहाँ से उठो और अपने कमरे में आराम करने के लिए जाओ। अरे बेटी, तू जानती है ना, ये कपड़े मुझे कल सुबह कस्टमर को देने हैं। अगर मैंने ये पूरे नहीं सिले तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ओहो माँ, आप भी कितना चिंता करती है। लाओ मुझे दो, इन्हें मैं कर लेती हूँ, आप जाकर आराम करो। अंजलि अपनी माँ को उनके कमरे में छोड़ आती है और उन्हें आराम करने के लिए कहती है। जिसके बाद अंजलि पूरी रात बैठकर अपनी माँ का काम करती है। अंजलि अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनको जरा भी काम नहीं करने देती थी। अगले दिन जैसे जैसे सुबह होती है, अंजलि अपनी माँ के उठने से पहले घर के सारे काम कर लेती है और उनके लिए नाश्ता भी तैयार कर देती है। अच्छा हुआ, माँ के उठने से पहले मैंने घर के सारे काम कर लिए। अब मैं नाश्ता तैयार करके माँ को उनके कमरे में दे आती हूँ। अंजलि एक प्लेट में नाश्ता लगाकर अपनी माँ के कमरे में उन्हें देने के लिए चली जाती है। ये सब देखकर उसकी माँ लक्ष्मी उससे कहती है। अरे बेटी, तुम तो मुझे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देती हो। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी हर किसी को दे। बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। क्या सोचा है माँ आपने मेरे बारे में? बेटी, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मैं तेरी शादी कर दूं। लेकिन माँ, मेरे होने के बाद भी आप अपना ख्याल नहीं रखती हो, मेरे जाने के बाद कैसे रखोगी? तू चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं अपना ख्याल रखूंगी, बस तू शादी करके अपना घर बसा ले। लक्ष्मी अंजलि को शादी के लिए मना लेती है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में अंजलि अपनी बेटी की शादी करके उसे उसके ससुराल भेज देती है। ससुराल में जाने के बाद अंजलि कुछ दिन तक तो घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अपने पति अनुराग से एक दिन कहती है। मैं बहुत थक गई हूँ। अरे जब देखो इस घर में मैं अकेली ही काम करती हूँ। आप क्या मुझे शादी करके इस घर में नौकरानी बनाकर लाए थे? अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? घर के काम तो हर एक बहू करती है। लेकिन हर किसी की सास चौधराइन बनकर बैठी नहीं रहती। सबकी सास अपनी बहुओं के साथ मिलकर काम करवाती है, और मेरी सास को देखो, एक काम को हाथ नहीं लगा सकती। देखो अंजलि, मेरी माँ की उम्र हो गई है, भला इस उम्र में वो काम कैसे करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, काम करने के लिए मैं जो आ गई हूँ। ऐसा कहने के बाद अंजलि रसोई में जाकर गुस्से से खाना बनाने लगती है, जिसकी वजह से वो गुस्से में बर्तनों को जोर जोर से पटकने लगती है। अरे बहू, इतनी जोरों से बर्तन को क्यों पटक रही है? देख कहीं बर्तन टूट ना जाए। अरे चिंता क्यों करती हो, इतने सारे बर्तन मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ, उन्हें निकाल लेना। अगर मुझसे एक आधा बर्तन टूट भी जाता है तो क्या चला जाएगा? अंजलि का ये जवाब सुनकर ममता शांत हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। ममता डायबिटीज और हार्ट पेशेंट थी। वो बहुत बीमार और थकी थकी रहती थी। एक दिन ममता अपनी बहू और अपने बेटे के साथ बैठकर खाने की टेबल पर खाना खा रही होती है। तभी अंजलि कहती है। माँ जी, दरअसल मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। कई दिनों से उन्हें देखा भी नहीं है और उनकी कुछ दिनों से तबीयत भी खराब है। लेकिन पिछले ही तो हफ्ते तुम अपनी माँ के घर गई थी, अब तुम्हें फिर से अपनी माँ के पास जाना है। अरे मेरी माँ की तबीयत देखो कितनी खराब हो रही है, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। अरे आपने मुझसे शादी की है, मुझे खरीदा नहीं है। अगर मेरी माँ बीमार है और मैं उनके पास जाना चाहती हूँ तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी? और आपकी माँ तो हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी रहती है, इनसे तो अपने भी काम नहीं होते। अंजलि, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? अरे कम से कम उनकी उम्र का लिहाज तो करो। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें अपनी माँ की पड़ी है। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर अंजलि गुस्से से खाने की टेबल से उठ जाती है और अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। जिसके बाद ममता अपने बेटे अनुराग से कहती है। अरे बेटा, तू परेशान क्यों होता है? वैसे भी बहू के आने से पहले तो मैं ही इस घर को संभाला करती थी और काम करती थी, और अगर मैं उसके साथ मिलकर काम करवाऊंगी तो मेरे हाथ पैर भी चलते रहेंगे। लेकिन माँ, आप इस उम्र में काम कैसे करोगी? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तू चिंता मत कर बेटा, मैं काम कर लूंगी। जा तू बहू के पास जा, उसे अभी तेरी जरूरत है। अनुराग अपने कमरे में जाकर किसी तरह अंजलि को मना लेता है। जिसके बाद अंजलि एक दिन जाकर अपनी माँ से मिलाती है। उस दिन के बाद से ममता अपनी बहू अंजलि के साथ मिलकर घर के काम करवाने लगती है। एक तरफ अंजलि अपनी माँ लक्ष्मी से इतना प्यार करती तो दूसरी तरफ वो अपनी सास ममता से दिन रात काम करवाती, जिसके चलते ममता की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है।
एक दिन वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए कहती है, अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ है? देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से अनुराग को फोन कर दे, वो मुझे हॉस्पिटल में दिखा लाएगा। अरे मैं तो जानती ही थी माँ जी, कुछ ही दिनों में आप ये बीमारी का बहाना लेकर बिस्तर से लग जाओगी। अरे ये सब ड्रामा बंद करो, नहीं करवा रही मैं तुमसे कोई काम। अरे बहू, अनुराग को ना सही एक काम कर, मेरी दवाई ले आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ जी, अभी तो मुझे घर के इतने सारे काम करने, आप भी बीमारी का बहाना लेकर बिस्तर से लग गई हो। ऐसा कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ममता अपनी बहू अंजलि की ये बातें सोचती रहती है। शाम को जब अनुराग ड्यूटी से वापस आता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में जाता है। अरे माँ देखो, सूरज ढल गया है और शाम हो गई है और आप अभी तक सो रही हो। देखो मैं आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। जैसे ही अनुराग अपनी माँ को हिलाता है, उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। ये देखकर अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ 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 उठो ना माँ, कितने मन से मैं आपके लिए साड़ी लेकर आया था, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ उठो उठो माँ, उठो माँ। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और अपनी सास को मरा हुआ देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आखिरकार ये बुढ़िया हमारा पीछा छोड़कर चली ही गई। अच्छा ही हुआ जो ये बुढ़िया मर गई। तभी अंजलि के फोन पर एक कॉल आती है। फोन की दूसरी तरफ एक आदमी अंजलि से कहता है, देखिए मैं आपकी माँ के गांव से बात कर रहा हूँ। दरअसल एक बहुत बुरी खबर है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। ये सुनते ही अंजलि के हाथों से फोन गिर जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अंजलि को एक आवाज आती है जो केवल अंजलि ही सुन पाती है। अंजलि, देखा तुमने, अपनी माँ और अपनी सास के अंदर इतना फर्क किया कि भगवान ने तुमसे दोनों ही छीन ली। आज अगर तुमने अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव न किया होता तो तुम्हारी सास के साथ साथ तुम्हारी माँ भी जिंदा होती। अंजलि को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरह टूट जाती है और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। वो अपनी दोनों माँओं का अंतिम संस्कार एक साथ करती है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। एक तरफ मैं अपनी माँ से इतना प्यार करती रही और दूसरी तरफ मैंने आपके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। आज मेरी लापरवाही की वजह से आप अपने बेटे से दूर हो गई हो। माँ जी, मैं आपकी माफी के लायक तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी कभी हमें इंसानों के मरने के बाद उनका असली महत्व समझ आता है, इसलिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू। गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू। ये कहानी है दो सास बहू की जोड़ी की, जिनका जिक्र गांव और शहरी तौर तरीकों से जुड़ा हुआ है। शकुंतला और काया शहर में रहने वाली सास बहू थी, वहीं संध्या और कमला गांव में रहने वाली सास बहू थी। कमला और संध्या बलिहार गांव में रहने वाली सास बहू थी। संध्या बहू, अरे ओ संध्या बहू, अरे नास पीटी जिंदा भी है कि निपट गई? सास की स्वर सुनकर संध्या सहमी हुई उसके पास आकर कहती है, जी सासू माँ, आपने बुलाया क्या? वो क्या है ना बहू रानी, बड़ी देर से तेरे दर्शन नहीं हुए थे, इसीलिए बस। आजकल की बहुओं ने तो लोक लाज बिसार ही दी है, न सर पर पल्लू है न आंखों में शर्म। वो माँ जी, शायद भागकर आने से सर का पल्लू सरक गया। ये सुनकर क्रूर कमला बेरहमी से संध्या के बाल पकड़कर बोलती है, करम जली, बंद कर अपनी बकैती। आगे से अगर सर से आंचल सरका तो तेरी हेकड़ी निकाल दूंगी। ये पहली दफा न था जब संध्या को अपनी क्रूर शासक कमला का सताव सहना पड़ा था। दूर खड़ा संध्या को देख उसका पति सुनील कहता है, कैसा पति हूँ, ये देखकर भी कि मेरी माँ मेरी पत्नी पर दुखों का पहाड़ बरसा रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हर बार संध्या को बेचारी बेबस बहुओं की तरह सास का सताव सहन करना पड़ता है। ये तो रही गांव की सास बहू की बात। आइए एक नजर शहरी सास बहू शकुंतला और काया पर प्रतिबिंबित करते हैं। 60 साल की बूढ़ी शकुंतला एक चटाई बिछाए रसोई घर में सोई थी। तभी उसकी कसाई बहू काया रसोई घर में सो रही अपनी सास पर बर्फीला पानी डालते हुए बोलती है, अरे ओ बुढ़िया, चल उठ, सवेरे के 7 बज गए और तू है कि घोड़े बेचकर मजे से सो रही है। बहू,
मेरी तबीयत ठीक नहीं, सारा बदन बुखार से तप रहा है। आहा, मेरी सासू माँ बीमार हैं। ये बहानेबाजियां मैं बखूबी समझती हूँ। फटाफट से उठकर मेरे और कुणाल के लिए ब्रेकफास्ट बना, वरना तेरी झुलसी बूढ़ी चमड़ी उधेड़ने में मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे। सासू माँ। अपनी शहरी बहू के खौफ से बेचारी बूढ़ी शकुंतला कामकाज करने लगती है, क्योंकि वो ये बखूबी जानती थी कि अगर वो मनाही जाहिर करती तो उसकी बहू उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। देख रहे हो कुणाल के बाबूजी, हमारे अपने बेटे ने बहू के आ जाने के बाद बुढ़िया को इस घर का बाई बना दिया। अपनी ही घर में मैं बुढ़िया बतौर बाई बनकर अपने पापी पेट की आग बुझाने को बेबस हूँ। ये बोलते हुए शकुंतला की आंखों से बेबसी की बदरी बरस पड़ती है। जहाँ एक और गांव में संध्या अपनी क्रूर सास कमला का सताव सह रही थी, वहीं शहर में शकुंतला बतौर अपनी बहू काया के कड़वे बोलबाला सह रही थी। समय गुजरता गया। फिर एक सांझ, सासू माँ, रात के खाने में बनाने के लिए कोई भी साग सब्जी नहीं है, आप बाजार से ला दीजिए। बेड़ा गर्ग हो तेरा, जब मुंह खोलती है खर्चे की बात बोलती है। तेरे बाप ने यहाँ नोटों का पुलिंदा थोड़ी बांधा है। इतनी जल्दी सब्जी कैसे खत्म हो गई? माँ जी, परसों रोज आप सिर्फ 50 रुपए की सब्जी लाई थी। वो तो गनीमत है कि मैंने भरसक वो सभी 4 बार बना दी। कोई बड़ा निशाना नहीं साध लिया तूने। जाकर बनिए की दुकान से 2 अंडे लिया, और सुन, उसकी भुर्जी सिर्फ मुझे और मेरे बेटे की थाली में परोसियो। अगर तेरे पेट में एक भी दाना पड़ा तो हलक से बाहर निकाल लूंगी कल मुही। संध्या सास के सुझाए अनुसार ही खाना बनाकर दोनों की थाली में परोस देती है। संध्या, तुम भी बैठकर खा लो। अरे बौरा गया है क्या सुनील बिटवा? सास से पहले बहू बैठकर ऐसे खा सकती है क्या? ज्यादा पत्नीव्रता मत बन। बहू के लिए पहले ही उसका पेट पहाड़ है। सुनील अपनी बीवी के प्रति कमला के बुरे रवैये से बखूबी परिचित था। संध्या का कुम्हलाया चेहरा और होठों पर पड़ी हुई सुर्खियां उसके दुखों को साझा कर रही थी, मगर सुनील अपनी माँ के हाथों मजबूर था। इधर शहर में शकुंतला का भी हाल संध्या से मिलता जुलता था। अरे ओ बुढ़िया, खबरदार जो इस खाने को हाथ लगाया, ये पकड़, पहले तुझे ये बासी रोटियां खानी है। तरोताजा खाना खा कर तेरी आदत बिगड़ गई है। अरे बहू, अपनी बुजुर्ग बूढ़ी सास पर जरा तो रहम कर। अगर मैं ये बासी खाना खाऊंगी तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। अरे बदहजमी होती है तो हो जाए, किसे पूछकर तूने ये रोटियां बढ़ाकर बनाई थी? बहू, खाना तो मैंने नपातुला ही बनाया था। मुझे क्या खबर थी कि तुम दोनों कल रात बाहर से खाकर आ जाओगे। अच्छा, तो तेरी बुरी नजरें हमारे खाने पर बिगड़ने लगी। अब ये भुगतान तो तुझे बड़ा महंगा पड़ेगा। अब तो ये बासी खाना खत्म नहीं कर देती जब तक तू एक बार भी तुझे ताजा खाना नसीब नहीं होगा। दांत गिरने को हो रहे हैं और जुबान का स्वाद भरपूर चाहिए बुढ़िया को। काया के कारण बेचारी शकुंतला रोते बिलखती हुई वो सूखी रोटी खाती है, जिससे अगली सुबह उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तभी काया रसोई घर का रुख करती है। अरे ओ बुढ़िया, चल उठ, सुबह हो गई, उठ। अरे कहीं निपट तो नहीं गई? खामखा खर्चे का घर बढ़ जाएगा। हाँ बहू। ये कुणाल और मेरे कपड़े हैं, गौर से सुन। ये सारे कपड़े एकदम महंगे हैं। अगर एक भी कपड़ों की जात बिगड़ी ना तो तेरा खाना बंद करके हर्जाना वसूल करूंगी। बासी खाने से शकुंतला को बुरी तरीके से बदहजमी होती है। उसका शरीर साथ देना बंद कर देता है। कपड़े धोने के दौरान शकुंतला की बूढ़ी आंखें बोझल हो जाती हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोनों दंपत्ति उसे लेकर खैराती अस्पताल आते हैं और कुणाल कहता है, मिल गया सुकून आपको। आपके इस बदहजमी की बीमारी के चलते मेरी लाखों की बड़ी डील दांव पर लग गई। अरे इसका हर्जाना कौन भरेगा? उस खड़ी जैसी शकुंतला के सब्र का बांध जवाब दे जाता है। वो सिसकते हुए कहती है, बेटे, तेरे बाबूजी के जाने के बाद से पिछले 5 साल में पड़ाव से बाई बनकर तेरी और बहू की जी हुजूरी कर रही हूँ। अगर 30 दिन का 3000 भी जोड़ा जाए तो तेरे लाख रुपए का हर्जाना पूरा हो जाएगा। आज तेरी बूढ़ी माँ तेरे लिए बोझ बन गई है। तूने मुझे खैराती अस्पताल में पटक दिया, मगर तेरी छोटी से छोटी तकलीफ में इस माँ ने अपने महीनों की जोड़ी हुई जमा पूंजी बिना अपनी सोच के झोंक दी। शायद ये उसी का सिला है। और बहू, जिस पति पर तू धौंस जमाती है वो मुझ बुढ़िया की बदौलत तुझे सौगात में मिला है।
शकुंतला की सच बात से दोनों दंपत्ति शर्मसार हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी गलती को सुधार लेते हैं। माँ, अपने इस नकारे बेवकूफ बेटे की बेअक्ली के लिए उसे माफ कर दो। कुछ समय के लिए मैं भटक गया था। ससुराल हमेशा से बहू के लिए बंधक बना है, मगर मैंने अपनी सुलझी हुई सास का बहुत बुरा फायदा उठाया। ससुराल और सास का शासन जाना ही नहीं। बहू, बीती बातों को भूल जा, एक नई शुरुआत करते हैं। शहरी बहू काया को सास की कदर समझ आ गई थी। आइए गांव की गरीब बहू संध्या पर गौर फरमाते हैं। अरे ओ कामचोर, किसी काम की नहीं तू, बला कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बस माँ जी, बहू चाहे लाख बेहतर कर ले, सास उसके काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है। भरसक कोशिश के बावजूद आप मुझसे कभी खुश नहीं होती। देख रहा है सुनील, तेरी बीवी मुझसे कैसे बात कर रही है। सच ही तो कहा है संध्या ने माँ। अरे बहू बनाकर लाई थी आप, उसे बाई बनाकर रख दिया। आपके सैकड़ों सताव सितम सहकर भी ये बेचारी चुप रहती है। सुनील जी, शांत हो जाइए। बहू सच ही तो बोल रहा है सुनील। मैंने सास की धौंस में तुझ पर ताड़ना बरसाई। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, मैंने बहू को बाई बना दिया। बेटे के ये कड़वे बोल से आज मुझे तेरी कदर समझ आ गई है। ये सुनकर संध्या सिसकती हुई अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, मैं जानती थी कि एक न दिन आपको मेरी कदर जरूर समझ आएगी। आज मेरा सपना साकार हो गया। इस तरह शहरी सास शकुंतला और गांव की बहू संध्या का जीवन बदल जाता है। टीचर बहू स्टूडेंट सास। जहां देश आगे बढ़ रहा है, आज भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास और सोच में पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है सहरसा, जहां ना तो कोई विद्यालय है, ना ही शौचालय, ना ही कोई विकास, क्योंकि सरपंच की सोच ही ऐसी है। चलिए एक नजर उनकी सोच पर डालते हैं। अरे औरतों के कदम घर में शोभा देते हैं। समय के साथ साथ सभी शहरी बेशरम की हदें पार किए जा रही हैं। बहुओं को बाहर कामकाज करने पर भेजते हैं। ससुर के नाती जानते नहीं कि बहू बेटियां पतंग की जैसी होती हैं। जरा सी ढील दे दो तो हाथों से छूटने की कोशिश करती हैं। सरपंच जी, मेरे हिसाब से तो आपकी सोच सरासर गलत है। अरे ऐसा किस वेद पुराण में लिखा है कि बहुओं को बेड़ियों में बांध कर रखो? शायद आपके इसी सोच के चलते हमारा गांव सहरसा सारे गांव से पीछे छूटता जा रहा है। ये है कमला, जिसने शिक्षा के एक शब्द नहीं पढ़े, मगर उसकी सूझबूझ और सोच गांव में सबसे भिन्न है। शायद इसी सोच के मारे उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक सांझ जुगल शिक्षा के साथ गांव लौटता है। माँ, ये शिक्षा है। अरे तू इतने सहमे स्वर में क्यों बोल रहा है? शिक्षा के गले में पड़ा मंगलसूत्र और मांग में पड़ा सिंदूर साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये मेरी बहू है। आपको हमारी शादी से कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे इस गवारों के गांव में शहर से शिक्षा आई है। शिक्षा अपनी सास का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी रहना शुरू करते हैं। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। फिर एक शाम। सासू माँ, सारा दिन आप एकदम खाली रहती हैं? बहू, सारा काम तो तू ही कर देती है, जिस कारणवश तेरी सास के पास घुइयां छीलने का भी काम नहीं। माँ जी, आप पढ़ना क्यों नहीं शुरू करती? अरे शिक्षा बहू बौरा गई है क्या? इस बुढ़ापे में मैं भला पढ़ लिख कर क्या करूंगी? सासू माँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अपने बीए पढ़ी हुई बहू का फायदा उठाइए। अगर आप पढ़ेंगी तो आपकी देखा देखी गांव की औरत भी पढ़ाई के प्रति रुचि रखेंगी। हम दोनों सास बहू के इस शुरुआत से इस गांव में बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है मेरी टीचर बहू, अब से तू मेरी टीचर, मैं तेरी स्टूडेंट। कमला स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू शिक्षा से प्रत्येक सांझ पढ़ने लगती है, मगर जल्द ही इस बात से पूरे सहरसा गांव में सनसनी मच जाती है। कहीं औरतों की मंडली में बातें बनती हैं, तो कहीं मर्दों के बीच। एक शाम जब दोनों सास बहू बाजार की ओर अग्रसर हो रही थीं, तो चंदा और झुमरी उन्हें रोक कर कहती हैं, कहाँ जा रही है ये टीचर बहू और स्टूडेंट सास की सवारी? धनिक हम दिनों औरतन को भी स्वर व्यंजन का पाठ पढ़ाई दो बबुनी। शिक्षा झुमरी के स्वांग में आकर कहती है, हाँ झुमरी मौसी, क्यों नहीं, आप भी कल शाम को मेरे घर आ जाइएगा। मैं सासू माँ के साथ आपको भी पढ़ा दूंगी।
धत्तेरे की बंद कर आपन बकैती। अरे कैसन सास है तू कमला, कहाँ तो के आपन बहुरिया पर ससुराल के शासन का दबदबा बनावल चाहत रहे, तू स्टूडेंट बनकर पढ़ाई के पाठ पढ़त है, शर्म नहीं आवत है? अरे जो करे शर्म उसके फूटे करम। अरे मैं तो कहती हूँ तुम सब भी पढ़ना शुरू कर दो। चल झुमरी, हमें नहीं पढ़ना कोई पाठ, सरपंच जी को खबर लग गई ना, सांस लेने पर आफत कर देंगे। सप्ताह भर के भीतर ही यह खबर सरपंच के पास पहुंचती है। अरे क्या हुआ रामुआ, तेरा मुंह कद्दू के जैसा काहे लटका है? सरपंच जी, कमला की बहू शिक्षा टीचर बनकर अपनी सास को पढ़ाई लिखाई में ट्रेंड कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कल को हम सभी की मेहरियां भी कहीं शिक्षा आंदोलन न कर दें। शिक्षा का संक्षेपण सुनकर सरपंच का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सारे गांव समेत सास बहू के पास आता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ कमला, तुम अपनी बहू से पढ़ रही हो? अब मेरी बहू बीए पढ़ी लिखी है और मैं अंगूठा छाप, इसलिए वो अपने सास को पढ़ा कर काया पलट कर रही है। अरे तुम्हारी बेशर्म बहू की बदौलत अगर गांव की किसी भी दोगाई ने बगावत की तो भला नहीं होगा, इसलिए बंद करो ये। सरपंच जी, वो प्रचार नहीं सुना क्या आपने? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सप्ताह भर के भीतर ये पढ़ाई लिखाई बंद नहीं की तो तुम दोनों सास बहू को उठाकर गांव की सीमा से बाहर फेंक दूंगा। सरपंच जी, आपके खोखले धमकियों से हम सास बहू नहीं डरने वाली, चाहे तो आप अपने एड़ी चोटी का जोर आजमा कर भी देख लीजिए। सास बहू के हौसले के सामने सरपंच के स्वर फीके पड़ जाते हैं और वो थक हार कर वहां से चला जाता है। इधर कमला रोजाना स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू से पढ़ाई की ट्रेनिंग लेने लगी थी। वेरी गुड माँ जी, आपने 2 दिन में ही संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण भी सीख लिया। अब एक उदाहरण देकर जरा मुझे क्रिया विशेषण समझाइए। ठीक है बहू। झुमरी झूम झूम कर सारे गांव में सास बहू की पढ़ाई की खबर फैलाती है। इसमें विशेषण है झुमरी का झूमर और क्रिया है खबर फैलाना। वाह मेरी स्टूडेंट सासू माँ, क्या सॉलिड एग्जाम्पल दिया है। वह दिन दूर नहीं जब तेरी सास पटर पटर अंग्रेजी के शब्द भी बोलेगी। कमला की पढ़ाई में बढ़ी रुचि और बदली बेहतरता को देखकर कल तक जो औरतें अपनी बुरे बोलबाले से उसे नीचे दिखाती थी, आज वो सास की सराहना करते नहीं थक रही थी। चंदा, लगता है हम बुरबकिये कर दीस। अरे कमला गोरी मेम के जैसे अंग्रेजी छाटे लागल है। अब तो हमरा भी मन करता है कि कमला बहू की शिक्षा की आड़ी बाड़ी में दाखिला ले लें। बेबाक बेअकल लुगाई, आड़ी बाड़ी में बच्चन पढ़ते हैं, शिक्षा की ट्रेनिंग टीचर कहते हैं। दोनों सास बहू शिक्षा के पास आकर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि जाहिर करती हैं। अरे शिक्षा बहू, हम दोनों को भी पढ़ा दे। हाँ बहू, आज हमके बुझा गईल कि जीवन माँ शिक्षा का मूल सर्वोपरि है। तुम दोनों फिर से कोई स्वैंग तो नहीं रचा रही? अरे शिक्षा की देवी सरस्वती की सौगंध, हम पढ़े के चाहते हैं। हम कल रेडियो प्रसारण पर सुने रहे कि शिक्षा ही सफलता की सीढ़ी है। शिक्षा सच्ची लगन से तीनों को पढ़ाने लगती है। ऐसे कि कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक रोज झुमरी को जाता देख उसका पति रमुआ कहता है, अरे झुमरी, इतना झूम झूम कर कहाँ जाते हैं? अरे हम कमला के पतोहू के पास पढ़े जाते हैं। ये सुनकर रमुआ गुस्से से बिलबिलाते हुए कहता है, अरे का बोलत है ससुरी, तोके भी वो कल मुही कमला के जैसन पाठ पढ़े के खुमारी चढ़त है रे। तेरे कदम दहलीज से बाहर पड़े तो काट कर बोरी में भर दूंगा। बस, अरे हम औरत हैं, तोहार हाथ के कठपुतली नहीं जो जब चाहे जैसन चाहे नचाओगे। बहुत बकैती सीख गई है तू। आज तो के दो मैं से एक को चुनैनी पड़ी। तोरे खातिर पढ़ाई जरूरी है कि पति? अरे एक औरत के आपन कोनो खुशी नहीं होते का? पहले मायके के मान मर्यादा, फिर ब्याह के बाद ससुराल और सास के शासन और अंत में पति के प्रताड़न। हर जन उके पिंजरा में कैद करे चाहत है का? औरत के उड़ान भरे का हक नहीं। झुमरी का सच्चा संक्षेपण रमुआ को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। अब धीरे धीरे गांव की सभी सास स्टूडेंट बनकर शिक्षा से पढ़ लिख कर सही फैसले लेना सीख जाती हैं, जिसे देख सरपंच सभी को सभा में बुलाता है। शिक्षा, मैं तुम्हारे हौसले की सराहना करता हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी सोच बल्कि इस पिछड़े गांव समेत पतियों के पर भी काट कर रख दिए। मैं कुछ समझी नहीं सरपंच जी।
सहरसा में तुम्हारे आने से पहले मुझ सरपंच के पास आए दिन गांव के दंपत्ति के कलेशों का दुखड़ा धंधा आता था, मगर सचमुच ये शिक्षा का ही प्रभाव है कि गांव की सभी औरतों के शब्द सयानों में हो गए हैं। साथ ही उनका पतियों का झूठा पुरुषार्थ भी जड़ से खत्म हो गया है। अब सहरसा गांव में विद्यालय होगा जहां की टीचर तुम होगी शिक्षा। ये खुशखबरी सुनकर गांव की सभी स्टूडेंट सास से लेकर उनकी बहू स्टूडेंट भी शिक्षा को बधाई देती हैं। दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, उसके लिए छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है, जो शिक्षा और उसकी सास ने किया था, जिसके चलते आज अब तक कल का पिछड़ा हुआ सहरसा आज पढ़े लिखे की श्रेणी में शुमार है। सास की किन्नर बहू। आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अर्जुन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मेरी हकीकत के बारे में जानते हो। तुम्हें आगे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूंगा। क्या तुम मेरा साथ निभाने के लिए तैयार हो? आयशा रोने लगती है और रोते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन, एक बार और सोच लो। क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे शादी करके कोई पछतावा हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी सच्चाई से कोई परेशानी नहीं है। चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अर्जुन आयशा का हाथ पकड़कर उसे मंदिर में ले जाता है, जिसके बाद वो मंदिर में आयशा की मांग भर देता है और भगवान के सामने 7 वचनों का वादा करता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इन 7 वचनों का वादा मरते दम तक निभाता रहूंगा। ऐसा सुनकर आयशा को बहुत खुशी मिलती है और वो अर्जुन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अर्जुन आयशा को अपने घर ले जाता है। जैसे अर्जुन की माँ कौशल्या आयशा को देखती है, वो गुस्से से अर्जुन से कहती है, अरे ये तो वही किन्नर है जो हमारे इलाके के रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगती है। तू इस किन्नर से शादी करके आया है। अरे तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? नहीं माँ, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ। आज से आयशा आपकी बहू है। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। अर्जुन, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू एक किन्नर से शादी कैसे कर सकता है? जल्दी जा और इसे अभी के अभी इसके घर छोड़ कर आ। मैं इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकती। माँ, अगर आयशा के लिए इस घर के अंदर कोई जगह नहीं है तो मैं भी इस घर के अंदर नहीं रहूंगा। जहां आयशा रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। कौशल्या को न चाहते हुए भी आयशा को घर में लेकर आना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो अर्जुन घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, आयशा घर के सभी कामों को कर लेती है और सबके लिए नाश्ता बना लेती है, जिसके बाद वो नाश्ता बनाकर नाश्ते की टेबल पर लगा देती है और सबको नाश्ते के लिए बुलाती है। इतना अच्छा नाश्ता देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है और आयशा से कहता है, अरे आयशा, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तभी वहां पर कौशल्या पहुंचती है और खाना देखकर कहती है, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की? मेरी पूरी रसोई तूने अपशगुन कर दी। लेकिन माँ जी, मैंने तो केवल रसोई में खाना ही बनाया है। इसमें रसोई अपशगुन कैसे हो सकती है? अरे तू एक किन्नर है। अभी तो मेरी रसोई अपशगुन हो गई है, लेकिन याद रखना तू मेरी रसोई में दोबारा नहीं घुसना। ऐसा कहकर कौशल्या वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन आयशा से कहता है, अरे मेरी आयशा, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। जरा वो मुझसे नाराज हैं इसलिए तुम्हें उल्टा सीधा कह रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर देंगी। मैंने आपको कहा था कि कोई भी हमारे इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगा, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें इस समाज के साथ साथ इस घर में भी इज्जत जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर अर्जुन अपने काम पर निकल जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है।
कौशल्या आयशा को खरी खोटी सुनाती रहती है, जिसकी वजह से आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतनी बातें सुनने की वजह से एक दिन आयशा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में बिस्तर के अंदर ही पड़ी रहती है। तभी घर की नौकरानी कौशल्या के पास आती है और उससे कहती है, अरे भौजाई, दीदी को बहुत ज्यादा बुखार आ गया है, जरा उन्हें डॉक्टर को दिखा लाओ। क्या कहा? उस किन्नर को बुखार आया है? इसका मतलब उसके मरने के दिन आ गए हैं। अरे चलो, अच्छा है, मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये तो खुशी की बात है। भौजाई, आप ये कैसी बातें कर रही हो? वो भी तो एक औरत है। अगर आप एक औरत का दर्द नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अरे वो औरत नहीं, वो तो एक किन्नर है। अब जा, मेरा दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दे। बेचारी आयशा बुखार में पड़ी रहती है, लेकिन कौशल्या उसको एक बार भी नहीं देखती। जब शाम को अर्जुन काम पर से वापस आता है तो आयशा की ये हालत देखकर वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जिसके बाद उसे दवाई दिलवाता है और कुछ ही दिनों में दवाई खाकर आयशा ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद आयशा घर के काम दोबारा से करना शुरू कर देती है। उसे काम करता हुआ देख कौशल्या उससे कहती है, करम जली कहीं की, पता नहीं कैसे बच गई। इससे अच्छा होता कि मर जाती, कम से कम मुझे इससे छुटकारा तो मिल जाता। आयशा ये सब सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो अर्जुन के बारे में सोचकर चुपचाप काम करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से कौशल्या चक्कर खाकर गिर जाती है। उस दिन घर पर कोई नहीं होता और आयशा ये देखकर तुरंत कौशल्या के पास जाती है और उसे उठाकर किसी तरह बिस्तर पर लेटा देती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, आप बस आराम कीजिए। आयशा कौशल्या के हाथ पैर दबाती रहती है और उसकी बहुत सेवा करती है, जिसके बाद डॉक्टर कौशल्या का चेकअप करने के लिए पहुंच जाते हैं। चेकअप करने के बाद कौशल्या कुछ दवाइयां लिखकर आयशा को दे देते हैं। आयशा तुरंत जाकर उन दवाइयों को लेकर आती है और अपनी सास कौशल्या को खिला देती है, जिसके बाद कौशल्या अगले दिन सुबह तक ठीक हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बेटे अर्जुन को अपने सामने देखती है। अरे बेटा, तूने तो आज मुझे मरते मरते बचा लिया। अगर तू ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब अर्जुन ये सुनता है तो वो अपनी माँ को हकीकत बताता है कि कैसे आयशा ने उसकी बीमारी में उसकी मदद की और उसको मौत के कुएं से बाहर निकाला। ये सुनने के बाद कौशल्या को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत आयशा को बुलाती है और उससे कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुझे हमेशा बुरा भला कहती रही। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आप तो मेरी माँ जैसी हो। आपने मुझे बहू स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से कौशल्या आयशा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे एक बहू का दर्जा भी देती है। जादुई सुनहरी दुर्गा माँ की खेती। बसंतपुर गांव में हरिया और दुर्गेश्वरी नाम का एक दंपत्ति रहता था। उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम राधा और राजू था। हरिया एक मध्यम वर्गीय किसान था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जहां वह खेतीबाड़ी करके अपनी पत्नी और बच्चों का गुजर बसर करता था। सांझ ढलते ही हरिया खेत से घर लौट आता है। अरे भगवान, जल्दी से पानी तो पिला दो। ये लीजिए पानी। क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना कुमलाया क्यों है? क्या बताऊं भगवान, भरसक मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी हमारे खेत में उतनी भली फसल नहीं हो पाती। महीनों खेत की जुताई बुवाई के बावजूद भी बेहतर आमदनी हाथ नहीं आती। जो कुछ मिलता है वो पेट पालने में ही खर्च हो जाता है। अजी, सुख दुख तो जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं। हेवाए के हौसले के ना छोड़िए। कल से माँ दुर्गा की नवरात्रि शुरू हो रही है। मैं 9 दिन के उपवास के साथ माँ को घर में स्थापन करूंगी। देखना, माँ दुर्गा हमारी मनसा को जरूर पूरी करेंगी। मगर दुर्गेश्वरी, माँ दुर्गा की मूर्ति का दाम बुलंदियों पर है। ऐसे में हम गरीब माँ दुर्गा की मूर्ति को कैसे मोल लेंगे? अजी, ढांढस बांधिए। मैं अपने खेत की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर उन्हें ही घर में स्थापित करूंगी।
सवेरे ही मैं खेत से मिट्टी ले आई हूँ। सभी खा पीकर सो चुकने के बाद दुर्गेश्वरी देर रात खेत की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति की रचना करती है। अगले सवेर दुर्गेश्वरी पूर्ण श्रद्धा से माँ दुर्गा की स्थापना करके कहती है, हे जगत जननी माँ दुर्गा, सुना है जो नवरात्रि के दिनों में निष्ठा से आपकी उपासना करता है, आप उनके कष्टों का निवारण करती हैं। अपनी दिन दुखियारी भक्त की गुहार भी सुन लो माँ। हरिया खेत पर चला जाता है। तभी सांझ ढलते वह कहती है, सांझ हो गई माँ दुर्गा की, दिया बाती की बेला हो चली है। दुर्गेश्वरी दिया ही जला रही थी कि हरिया चौखट की दहलीज पार करके घर में दस्तक देता है। अजी आप आ गए? हरिया को देखकर उसके दोनों बच्चे राधा और राजू उससे चिपटते हुए कहते हैं, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। बाबूजी अब खाली हाथ आ गए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बाबूजी, मुझे भी खाना चाहिए। अपने पति हरिया को हताश देखकर दुर्गेश्वरी कहती है, राजू राधा जाओ जाकर खेलो, मैं खाना बनाकर बुलाती हूँ। ठीक है माँ। बच्चों के जाते ही हरिया की आंख से आंसू की बौछार बरस पड़ती है। कितना बेबस हो गया हूँ मैं। भूख से बिलबिलाते अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता, न उनके लिए भरसक भोजन जुटा सका, न तुम्हारे लिए फलाहार ला पाया। अरे धिक्कार है मेरी जिंदगी पर। अजी संभालिए खुद को, माँ दुर्गा पर भरोसा रखिए, वह इस सुकड़े सफर में हमारे साथ खड़ी हैं। थोड़ा बहुत आटा है, मैं रोटियां बना देती हूँ, बच्चों और आपकी भूख मिट जाएगी, और मेरा तो उपवास है। दुर्गेश्वरी रोटी बनाकर नमक के साथ अपने बच्चों और पति को परोसती है। उनके सो चुकने के बाद वह देर रात माँ दुर्गा के पांव पर माथा धरकर कहती है, हे माँ दुर्गा, ये दुखों का पहाड़ अब मेरी सब्र की सीमा को कमजोर कर रहा है। आज तो जैसे तैसे सिमट गया, मगर कल का क्या माँ, अपनी बेटी की बिगड़ी बना दे माँ। दुर्गेश्वरी आंसू बहाते हुए सो जाती है। तभी एकाएक उसे माँ दुर्गा का स्वप्न दर्शन मिलता है। जागो दुर्गेश्वरी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। माँ दुर्गा साक्षात मुझ दिन दुखियारण से मिलने आई हैं। ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं। बेटी, जब तुम सत्य को जान लोगी तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम मेरी सर्वोपरि भक्त हो। इतने दुख दुविधाओं को देखने के बावजूद भी तुम्हारा मेरे प्रति की गई आस्था में कोई भी डील डॉल ना आया। इसलिए मैं तुम्हें ये सुनहरे ज्वार के दाने देती हूँ। इसे ले जाकर अपने बंजर खेत में बो देना। सप्ताह भर के भीतर ही तुम्हारा खेत सुनहरी खेती से सराबोर हो जाएगा। यह बोलकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और दुर्गेश्वरी आंख खोलते ही चकित हो जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष मिट्टी के बर्तन में दूब के बीच वही सुनहरे ज्वार के दाने रखे होते हैं। सवेरा होने पर वह खेत पर आकर कुछ सुनहरे ज्वार के दाने की बुआई कर देती है। जैसा माँ दुर्गा ने मुझे निर्देश दिया था, मैंने इन बीजों को बो दिया। अब बस फसल आना बाकी है। प्रत्येक नवरात्रि के दिन के बीतने के साथ उसकी बेताबी बढ़ती जाती है और देखते देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देने वाला होता है। माँ दुर्गे, आपके शब्द के अनुसार उन बीजों की बुआई को कल 1 सप्ताह हो जाएगा। कल नवरात्रि का 9वां दिन है। कन्याओं के कंजके का प्रबंध उस खेती पर ही निर्भर है माँ। अपनी गरीब भक्त की लाज तुम्हारे हाथ में है माँ। सवेरे दोनों दंपत्ति उस खेत में दस्तक देते हैं तो खेत के प्रत्येक क्यारियां हरी भरी दूबों से घनघोर घिरी होती हैं, जिसके बीच माँ दुर्गा की सोने की मूर्तियों की खेती हुई होती है, जिसमें माँ के स्वरूप की संरचना जमीन के ऊपर और आधा हिस्सा मिट्टी में सना होता है। ये देखकर हरिया हैरतअंगेज होकर कहता है, अरे हमारे खेत के हर एक छोर में माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों की खेती कैसे हो गई? ये सब माँ दुर्गा की माया है। अचानक जादुई सुनहरी माँ दुर्गा की खेती के बीच दुर्गा माँ अष्टभुजा के स्वरूप में प्रकट होती हैं। हरिया, दुर्गेश्वरी, मैंने तुम्हें जादुई सुनहरी माँ दुर्गा की खेती का वारिस बनाया है।
मगर ध्यान रहे, जब तुम इन जादुई सुनहरी माँ दुर्गा की मूर्ति को खेत के बीच से निकालना तो मेरी प्रतिमा खंडित न होने पाए। आज सारा जगत मुझे अपने घर से विदाई देगा, मगर मैं तुम्हारी बाट जोहूंगी। माँ दुर्गे, आपकी ये भक्त आपको सुनहरी विदाई देगी। माँ दुर्गा के ओझल होने के बाद दोनों दंपत्ति सावधानी पूर्वक माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों को खेत से अलग करके उन्हें घर ले आते हैं। दुर्गेश्वरी, माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों को बेचकर माँ दुर्गा को विदाई देने का प्रबंध करके आता हूँ। थोड़ी ही देर में हरिया उन सुनहरी माँ दुर्गा की मूर्तियों को बेचकर सामान लेकर घर आता है। दुर्गेश्वरी माँ दुर्गा को हलवे पूरी का प्रसाद अर्पण करके हर्षोल्लास से 9 कन्याओं को कंजके खिलाकर उन्हें श्रृंगार का साज सामान, कपड़े इत्यादि देती है। तभी उसकी सखी कंचन वहाँ आती है। दुर्गेश्वरी, मेरी मदद करो, मैंने बड़े आस्था से माँ को घर बुलाया था, मगर मेरे पास उन्हें विदाई देने के लिए एक पाई नहीं। दुर्गेश्वरी कंचन को अपने जादुई सुनहरे माँ दुर्गा के मूर्ति की खेत पर लाती है। माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों की खेती, ये सच है या सपना? ये 100% सच है कंचन। आगे बढ़कर माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों को खेत से अलग करके अपनी श्रद्धा को परिपूर्ण करो, मगर ऐसा करते वक्त मूर्तियाँ खंडित न होने पाए। कंचन मिट्टी से 2 जादुई माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियाँ निकाल कर कहती है, इस एक सुनहरी मूर्ति को मोल देकर मैं माँ दुर्गा की विदाई बड़े धूमधाम से कर लूंगी, और ये दूसरी दुर्गा माँ की सुनहरी मूर्ति मैं सदा के लिए अपने घर में स्थापित करूंगी। माँ दुर्गा तुम दोनों दंपत्ति का जीवन खुशियों से भरपूर करे। कंचन के जाने के बाद दोनों दंपत्ति कहते हैं, भगवान, माँ दुर्गा की बदौलत हम इस जादुई खेती के वारिस बन गए। हमारे गांव का एक बड़ा तबका घनघोर गरीबी से जूझ रहा है, क्यों न उनकी मदद की जाए। हाँ जरूर, इस दफा बचे हुए सुनहरे ज्वार के बीज की बुआई से जो फसल होगी उसे हम हर एक निवासी को माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्ति की खेती से उनकी भरसक मदद करेंगे। दोनों दंपति माँ दुर्गा का नाम लेकर पूरे खेत में उस सुनहरे ज्वार के बीज को बोते हैं। सप्ताह भर के भीतर ही सारा खेत जादुई दुर्गा माँ की सुनहरी मूर्तियों की खेती से सराबोर हो जाता है, जिसे वह गांव गढ़ को सहयोग देते हैं। अंत में दुर्गेश्वर कहती है, माँ दुर्गा, आज आपके सुनहरी स्वरूप की खेती के बदौलत हमारे बसंतपुर गांव से बदहाली के बादल सदा के लिए छट गए। आपका शुक्रिया जगत जननी। अक्सर शानो शौकत बदलने के बाद इंसान अहंकारी हो जाता है, मगर दुर्गेश्वरी माँ दुर्गा को सफलता का श्रेय देना नहीं भूलती। जादुई दुर्गा माँ के सुनहरी खेती हर साल नवरात्रि के 9 दिनों के बीच केवल 2 दफा अस्तित्व में आती है, जिसे वह बेबस बेसहारों की मदद करते थे।